सदिश बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के दृष्टिकोण से, इसलिए भले ही एक लेक्चर ज्यादा लग जाए लेकिन सिखा के जरूर जाऊंगा सदिश। अच्छा सुन लो, अब मैं जानता हूं ये बात, देखना मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है कि नहीं, अपने अंदर इसको महसूस करना। और वो बात ये कि आप में से 90% बच्चों को सदिश नहीं आता होगा। अब तक जो पढ़ा हो सकता है वो आता हो, कभी ना कभी सुना हो, द्विघात समीकरण, समांतर, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब आती हो, लेकिन सदिश नहीं आता होगा 90% बच्चों को। मैं ये अनुभव है यार, मेरा अनुभव है ये, और आपको भी लग रहा होगा सर बात तो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। और अगर सदिश नहीं आता ना तो बहुत सारे बच्चों को भौतिकी विज्ञान समझ में नहीं आती, क्योंकि यार फिजिक्स का जो कैलकुलेशन है ना सदिशों का, वो इस चैप्टर के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो अगर वो चीज आसान बनानी है तो आज ये चीज सीखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं टाइम लूंगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, चैप्टर का नाम है सदिश। बढ़िया चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर, मजे से पढ़ेंगे आप और मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा कहानी को। तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर प्रोग्रेस, या हम प्रगति, अध्याय प्रगति हिंदी में अगर बोले तो किस प्रकार करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, त्रिकोणमिति से ये सफर शुरू हुआ था, और त्रिकोणमिति से सफर शुरू होते होते हमने बीजगणित कर लिया, अवकलन कर लिया, उच्चिष्ट निम्निष्ट कर लिया, समाकलन कर लिया, निर्देशांक ज्यामिति कर ली, और ग्राफ पढ़ लिए, और अब पढ़ेंगे सदिश। क्या पढ़ेंगे बेटा? सदिश। चलिए कहानी, तो चलिए बेटा आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे सदिश। बढ़िया चीज है, बढ़िया चैप्टर है, मजा आने वाला है। तो सदिशों की बात करेंगे, लेकिन सदिशों की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। तो कहानी सुनते हैं, आइए। देखो बेटा, देखो सबसे पहला जो शब्द आता है ना वो आता है भौतिक राशियां। मैं आपको सदिश सिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले सुन लो कि कहानी शुरू कहाँ से होती है। बेटा भौतिक राशियां होती हैं, मतलब आपको मैं समझाऊं, भौतिक राशियां इनको बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PQ। फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम बोलते हैं बेटा भौतिक राशियां। अगर मैं बात करूं बेटा भौतिक राशियों की, तो देखो बेटा भौतिकी के अंदर हमारे पास बहुत सारी भौतिक राशियां आने वाली है। लाइक किस तरह की? जैसे बेटा आपने नाम सुना होगा चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान, समय, ऐसी तमाम भौतिक राशियां, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तमाम ऐसी भौतिक राशियां हैं, जड़त्व, आघूर्ण, ये सब हमें सीखना है। तो ये जो सब भौतिक राशियां है ना बेटा, ये एक टोकरी मान लो, ध्यान से सुनना, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूं क्या कहानी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक टोकरी। क्या है बेटा मेरे पास? टोकरी है, डोकरी नहीं है। समझ में आया? टोकरी है, डोकरी नहीं है। टोकरी, तो टोकरी में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी भरी पड़ी है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, इसको मजा आ जाएगा। 8 7 8, ऐसे बहुत सारी है, 9 10। अब सुन, ऐसे टोकरी है, मैं तुम्हारे सामने टोकरी लाया, और उस टोकरी में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी PQ भौतिक राशियां भर भर के लाया। तुम्हारे सामने मैं भौतिक राशियां भर के टोकरी रख दी सामने, और मैंने कहा बेटा जी, बोलो सर क्या काम है? मैंने कहा बेटा जी इसमें आपको कितनी भौतिक राशियां नजर आ रही हैं? आपने बोला सर इसमें हमें 10 भौतिक राशियां नजर आ रही हैं। अगर मैं आपको 10 भौतिक राशियां बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी फिजिक्स के अंदर ही 10 भौतिक राशियां होती हैं। ये तो मैं उदाहरण लेके चल रहा हूं कि माना कि टोकरी में 10 भौतिक राशियां हैं। ठीक है, तो बेटा जी आपने क्या कहा? आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा सर सुनाइए क्या काम लेके आए हो आप हमारे पास। मैंने कहा यार बेटा ऐसा कर, मुझे ना इसमें ना सारी भौतिक राशियां हैं, इसमें से मुझे ना सेपरेट कर दे। बोले सर सेपरेट करनी है, किसको किसको सेपरेट करूं? मैंने कहा यार इसमें ना कुछ राशियां तो है ना सदिश राशियां हैं, और कुछ राशियां ना बेटा इसमें अदिश राशियां हैं। ध्यान से सुनते रहना, कहानी बनाते हुए समझाऊं मैं, पूरी फिजिक्स आपको कहानी सुना के समझाऊंगा, पूरी फिजिक्स, कहानी और फिर कॉन्सेप्ट, क्योंकि कहानियां याद रह जाती हैं बेटा। और मैथमेटिक्स तो चलेगी, मैथमेटिक्स से पीछा मत छोड़ देना, मैं बता रहा हूं। तो भौतिक राशियां है, मैंने कहा मुझे दो, इस टोकरी में से 2 राशियां चुननी है। 2 राशियां मतलब कौन सी राशि अदिश है? जैसे मैंने बोला चाल, ये वेग है, ये चाल है, मान लेते हैं ये वेग है, ये चाल है, जो भी है। तो मैंने कहा ये वेग को तुम किधर डालोगे, अदिश में डालोगे कि सदिश में डालोगे? तो भौतिक राशियों को मुझे 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। तो तुमने बोला सर कौन कौन सी कैटेगरी में? मैंने कहा बेटा जी मुझे सदिश राशियां में बांटना है, और मुझे अदिश राशियां, अदिश राशियां और मुझे सदिश राशियां, इन दोनों में बांटना है। तो हमने कहा ठीक है सर, बांट तो मैं दूंगा। एक टोकरी है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ अदिश राशियां होंगी और कुछ सदिश राशियां होंगी। अब आपके मन की साइकोलॉजी बताता हूं, जो आपके मन में इस वक्त चल रहा होगा, सर ये अदिश क्या है, सर ये सदिश क्या है। सबर रख, सब कुछ तेरे सामने आएगा। ये टोकरी में 10 भौतिक राशियां पड़ी हुई हैं, इसमें से कुछ तो जाएंगी इस श्रेणी में और कुछ जाएंगी इस श्रेणी में। तो तुम मुझसे अब अगला सवाल पूछोगे कि सर पहले अदिश समझाइए और फिर सदिश समझाइए, और फिर उनके जो कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके कुछ नियम होंगे, नियम के अनुसार मैं बांटता जाऊंगा कि भैया तू चाल है, चल भैया अदिश में जा, तू वेग है, चल भैया सदिश में जा। तो सर आप हमें पहले अदिश समझाइए, फिर सदिश समझाइए, फिर हम आपको ये बता देंगे कि इनमें से कुछ राशियों को तो आप डालोगे अदिश में और कुछ राशियों को डालोगे आप सदिश में। क्लियर है बेटा जी? तो आइए बेटा अदिश और सदिश जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक और शब्द हमारा छूट गया, भौतिक राशियां। कि सर ये भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां जो भौतिकी की घटनाओं की व्याख्या करें, वे भौतिक राशियां होती हैं। जो भौतिकी की घटनाओं को व्याख्या कर पाए, जिन्हें हम मात्रकों में लिख पाए, जिन्हें हम संख्यात्मक और मात्रक रूप में लिख पाए, वो भौतिक राशियां होती हैं। जैसे कि सर मैंने कहा बेटा बल,
5 न्यूटन के बल से मैंने किसी को खींचा, ध्यान से सुनना, 5 न्यूटन के बल से मैंने किसी को खींचा, तो तुमने क्या बोला सर, आपने बल लगाया, तो भौतिकी की भौतिक राशि है, संख्या में भी लिख पा रहे, न्यूटन मात्रक में भी लिख पा रहे और भौतिक की घटनाओं को खींच रहे हैं, आप इसको व्याख्या भी कर पा रहे हो, तो ये भौतिक राशि है। मैंने कहा तो फिर आपने कहा कि सर कौन सी राशि ऐसी होगी जो भौतिक राशि नहीं होगी, मैंने कहा बेटा हंसना, हंसना हंसना भौतिक राशि नहीं है, दुखी होना, रोना, प्यार करना, ये सब भौतिक राशियां नहीं है कि यार मुझे आज तो मैं 2 किलोमीटर खुश हूं, आज मुझे 2 किलोग्राम दुख है, मुझे फलाने से 6 मीटर प्यार हो गया, कोई संबंध नहीं है इन सब चीजों का। इसका मतलब ये कि वे राशियां जो भौतिकी की घटनाओं को एक्सप्लेन ना कर पाए, व्याख्या ना कर पाए, वो भौतिक राशियां नहीं होंगी, जिन्हें हम मात्रकों में, जिन्हें हम संख्यात्मक रूप में ना लिख पाए। जैसे फीलिंग्स, भावना अपनी होती है, फीलिंग्स में आप मेजर थोड़ी ना कर लोगे कि हाँ भाई आज इसके मन में 6 किलो फीलिंग है, आज इसके मन में 2 मीटर फीलिंग है, हंसोगे या किसी को बताओगे तो हंसोगे कि आज मुझे 6 किलो दुख है। भाई तुमने दुख को तोला कैसे, यही तो बोलते आज मुझे बहुत दुख है यार, बहुत दुख है, लेकिन कितना नहीं पता, तो भौतिक राशि नहीं है भैया। तो सबसे पहले तो भौतिक राशियों की हम बात कर रहे हैं, उन भौतिक राशियों में देखो कहानी कहां से चालू हो रही है, वट वृक्ष से। भौतिक राशियों की टोकरी लेके आया, पर पहले भौतिक राशियां तो बताऊं। तो बेटा भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें जो भौतिकी की घटनाओं की व्याख्या कर पाए। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे कहां पे, मात्रक एवं बीमा वाले अध्याय में। तो अब भौतिक राशियों पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसमें इस बट वृक्ष पे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियों का पेड़ है। इसमें कुछ तो होंगी अदिश, कुछ होंगी सदिश, मुझे कुछ को अदिश में डालना है, कुछ को सदिश में डालना है। किन राशियों को मैं अदिश राशियां नाम दूंगा, किन राशियों को मैं सदिश राशियां नाम दूंगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है। और जब मैं इनको डिफाइन कर पाऊं कि यस ये राशियां मेरी अदिश राशियां हैं, यस ये राशियां मेरी सदिश राशियां हैं, तो फिर यहीं से टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, सदिश। तो मैं कितना पीछे से शुरू कर रहा हूं कहानी समझाते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको टोकरी लाया, अब आप सबर कर रहे हो थोड़ी देर कि सर अब आप हमें पहले ये समझाइए कि अदिश राशियां कौन सी है और सदिश राशियां कौन सी है। तो बेटा अदिश राशियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अदिश राशियों की। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, ऐसा लिखो, जिनमें अदिश राशियां, परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, क्योंकि बेटा हमारे पास समय कम है और तैयारी जेईई की कर रहे हैं, पॉइंट समझो, सुनिए। तो यहाँ पे ये लाइन लिखवाने की बजाय कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं, नहीं, सिंपल, अदिश राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, नहीं को हाईलाइट कर लो, ठीक है, केवल परिमाण, और परिमाण को लिख लो होगा, जिनमें केवल परिमाण होगा। तो वे राशियां आज के बाद अदिश राशियां कहलाएंगी जिनमें केवल परिमाण होगा, परंतु दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब आपके सामने एक और सवाल खड़ा हुआ, सर ये परिमाण क्या है? आज समझा रहा हूं, बार बार शब्द का इस्तेमाल करूंगा, परिमाण का। सुन लीजिए, आप गए, आप ठेले, वापस से कहानी सुन लो। एक ठेला है बेटा, ठीक है, ठेला है, इस पर बढ़िया आम रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? आम रखे हुए हैं, बढ़िया आम रखे हुए हैं। यहां पर दुकान वाला भैया खड़ा है, आम बेच रहा है, ठीक है साहब, ये ठेला है, यहाँ आम रखे हैं, आम का सीजन है, आम चल रहे हैं, आम की बात करते हैं। आम का सीजन तो हर महीने आता है, हर साल आता है, याद करो, ऐड आती थी ना, हर सीजन अब आम, बोतल आती है ना बेटा आम की, जूस की। चलो, तो आम की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, ध्यान से सुनना कहानी को। मैंने तुमसे कहा जा बेटा आम ले आ, मैंने कहा जा बेटा आम ले आ, तूने बोला सर ठीक है ले आऊंगा, पर कितने लाऊं? जैसे ही तूने मुझसे ये पूछ लिया ना कितना लाऊं, वहीं पर तूने मुझसे पूछ लिया कि सर आप परिमाण की बात कर रहे हो, कितना, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, अरे 5 न्यूटन का बल लगा, मुझे किसी ने खींचा, तो किसी ना किसी बल से तो खींचा होगा, यही तो तेरा परिमाण है, 10 न्यूटन से। एक कार जा रही है, मैं बोलूं बहुत तेज गति से जा रही है, बहुत तेज जा रही है, तो भाई बहुत तेज है तो कितनी है? तूने बोला सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो तूने जो ये संख्या मुझे बता दी ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तूने मुझे परिमाण बता दिया बेटा जी। तो मैंने तुझे आम लेने भेजा, तूने मुझसे बोला कि सर आम लेने जाऊं, मैंने कहा जा, कितना लाऊं? तो तूने बोला सर 5 किलो ले आऊं, मैंने कहा ले आ। 5 किलोग्राम से तुम आम लेके आए, तो यही जो तुमने मुझसे पूछा ना कितना, यही कितना शब्द है परिमाण। तो अगर तुमसे कोई पूछे परिमाण, तो सीधा डिफाइन कर देना देसी भाषा में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। परिमाण का मतलब है कितना, कोई भी चीज है कितना, खत्म, एक ही शब्द में कितना परिमाण है, ठीक है सर। और दिशा सारी दुनिया जानती है दिशाओं के बारे में, बेटा दिशाएं, अगर मैं आपको दिशाएं बनाऊंगा, बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा बेटा कि इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा। ध्यान से सुनना, कहानी उठाऊंगा धीरे धीरे, ये उत्तर दिशा, फिजिक्स को मजबूत करेंगे, अब कॉन्फिडेंस आएगा फिजिक्स में। ये है बेटा दक्षिण दिशा, ध्यान से सुनते रहना मेरे बच्चे। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। मैंने बोला कि क्या जो दिशा मैंने बनाई है क्या वही दिशाएं होती हैं वास्तविकता में? तुमने बोला हाँ होती है। अच्छा, तो मैंने बोला देख बेटा बारिश गिर रही है, बारिश हो रही है, मैंने बोला बारिश हो रही है। मैंने पूछा बता बारिश किधर हो रही है, मैंने बोला बता बारिश किधर हो रही है। तो तुमने मुझे बोला देखो ना सर बारिश ऊपर से हो रही है, यहाँ बढ़िया से बादल हैं,
बादल हैं और बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, मैंने पूछा बारिश कहाँ हो रही है, तुमने बोला सर देखो ये दिशा में हो रही है, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा। यहीं तुम फंस गए। बारिश दक्षिण में होती है क्या रे? है बारिश दक्षिण में नहीं होती बेटा। ये तो चित्र ऐसा बना देता हूं मैं, वास्तविकता में बारिश या तो ऊर्ध्वाधर, ऊपर तो हुई नहीं, वास्तविकता में बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। तो सर ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे दिख रहे हैं वैसे होते नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से है। बात समझ में नहीं आई बेटा? ऐसे है बेटा, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे। ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर इधर नहीं है, उत्तर इधर है और दक्षिण पीछे है, और बारिश ऐसे होती है। अब बता बारिश किधर हो रही है? अब बता बारिश किधर हो रही है? बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे हो रही है, दक्षिण नहीं। दक्षिण तो तेरा इधर रह गया, मेरी तरफ, क्योंकि उत्तर अगर तुम्हारी तरफ है, उत्तर अगर तुम्हारी तरफ है तो दक्षिण मेरी तरफ। अब बारिश हो रही है, बता बारिश कहाँ हो रही है? सर बारिश जो हो रही है वो ऊर्ध्वाधर नीचे हो रही है, बारिश कभी दक्षिण में नहीं होती बेटा। क्लियर है यार? अब बहुत सारे बच्चों को ये फंडा भी नहीं पता होगा, बारिश दक्षिण में नहीं हो रही। लिख लो क्लियर, बारिश दक्षिण में नहीं हो रही। क्या बोला तुमने? बारिश दक्षिण में नहीं हो रही, बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे हो रही है, बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे हो रही है। इस शब्द से बहुत सारी चीजें आपके समझ में आएंगी, ऊर्ध्वाधर नीचे, ऊर्ध्वाधर ऊपर। क्लियर है? तो कहानी इतनी क्लियर हो गई होगी। तो मैंने परिमाण शब्द का इस्तेमाल किया। दिशाएं आपको पता है बेटा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं। लिख लो यहाँ पर, जैसा ये चित्र दिख रहा है वैसा होता नहीं है। जैसा ये चित्र बोर्ड पर दिख रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। एक एक लाइन याद आ जाएंगी, इतने शानदार नोट बनवा के दूंगा आपको। फिजिक्स स्टार्ट करिए धीरे धीरे, ठीक है? तो बात समझ में आ गई क्या? बोलो। तो बेटा नीचे की तरफ हो रही है, मतलब दक्षिण में नहीं हो रही, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है, क्योंकि जैसा हमें दिखाई दे रहा वैसा है नहीं बेटा। लेकिन मैं इसको ऐसे बना नहीं सकता क्योंकि बोर्ड मेरा इस तरीके से है, वर्टिकल है, और मुझे इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। मैंने बोला देख इधर उत्तर है, तुम बोलोगे कहाँ है? मैंने कहा देखना, ये मैंने बना दिया, देखना तुम बोले कहाँ है, पागल बना रहे हो, कहाँ उत्तर? इसलिए मजबूरी में मुझे उत्तर दक्षिण ऐसे बनानी पड़ी। क्लियर? फंडा क्लियर है? एक एक फंडा जीवन भर याद रखना बेटा, अगर फिजिक्स सीखने आए हो तो काम आएगा। यस, ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों को, बच्चे समझ नहीं पाते। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा? जब मैं आपको रेनमैन प्रॉब्लम करवाऊंगा, जब मैं आपको बारिश और आदमी वाली समस्याएं करवाऊंगा, तब बारिश और आदमी वाली समस्याएं करवाऊंगा तब। ठीक, अब बच्चा मुझसे पूछेगा सर ठीक है ऊर्ध्वाधर ऊपर भी तो हो सकते हैं। अरे बारिश जमीन से ऊपर कभी जाती है क्या? नहीं ना, ऊपर से नीचे आती है, कॉमन सेंस। क्लियर? चलिए, परिमाण हो गया, दिशाएं हो गई। अब ये शब्द भी आपका क्लियर हो गया, परिमाण और दिशा। ठीक है सर, बहुत सुंदर। परिमाण शब्द भी क्लियर हो गया बेटा, और दिशा भी। परिमाण मतलब कितना, मैंने बोला जहां लेके आ, तूने बोला कितना लाऊं, यही तेरा परिमाण है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। अब आ जाते हैं अदिश में। देखो चीजें लिंक है, मैं भूल कुछ भी नहीं रहा हूं। अदिश पे आ जाते हैं। मैंने बोला कि बेटा अदिश राशियों को अगर तुम डिफाइन करना, क्योंकि तुम्हें इस टोकरी में से वो उठानी है जो अदिश है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होगा। तो अदिश राशियां उठाने के लिए तुमने बोला कि सर वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होगा परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, मैं उन सभी राशियों को अदिश में डाल दूंगा। तो मैंने कहा बेटा ऐसा कोई उदाहरण भी है तो बता दे। तो तुमने बोला बिल्कुल है सर, अदिश राशियां, अदिश राशियां। उदाहरण समझा रहा हूं बेटा, उदाहरण। तो मैंने बोला बेटा उदाहरण के लिए सबसे पहले तुमने मुझे बताया, ये तो सदिश नाम का एक चैप्टर है, उसमें हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अभी। उदाहरण के लिए तुमने सबसे पहले मुझे बताया द्रव्यमान। तो आम लेने गए तो लेने क्या गए? द्रव्यमान ही तो है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान। तो दिशा की आवश्यकता तुमने बोला। अब सुनो कहानी सुनो। तुमने मुझसे बोला सर ठीक है, आपने बोल दिया 5 किलोग्राम आम लाने, पर ये तो बता दो किस दिशा में लाने। मैंने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया। क्यों? तो मैंने कहा भाई द्रव्यमान लेने जा रहा है, मतलब 5 किलोग्राम आम लेने जा रहा है, इसका दिशा से क्या संबंध है कि 5 किलोग्राम आम उत्तर में लाऊं, क्या पूरब में लाऊं, कि पश्चिम में लाऊं, कि दक्षिण में लाऊं? सर दक्षिण दिशा वाले आम, मतलब दक्षिण द्रव्यमान की बात करूं। द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं है कि द्रव्यमान को परिभाषित करते समय दिशा की आवश्यकता। ऐसी राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता ही नहीं है। तुमने सीधा बोल दिया कि 5 किलोग्राम, इस वस्तु का वजन 1 किलोग्राम है, खत्म। मेरे को समझ में आ गया ना रे कि इसका वजन 1 किलोग्राम है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि इसका वजन 1 किलोग्राम है, दिशा तो बता दे। क्या करोगे दिशा काम ही नहीं आ रही। इसका मतलब इस द्रव्यमान को मैंने किस में डाल दिया? अदिश में। तो तुमने सबसे पहले यहाँ से टोकरी खोली और तुमने बोला भैया सर ये द्रव्यमान है, आजा 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 आजा, अदिश में डाल दिया। क्यों? तुमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि बेटा अगर तू द्रव्यमान है तो तेरे पास सिर्फ परिमाण है, मुझे दिशा की जरूरत नहीं है तुझे परिभाषित करते समय। मुझे द्रव्यमान परिभाषित करते समय दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर दिशा की आवश्यकता नहीं है तो मेरे लिए तू अदिश राशि है। तो बेटा सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। आ जाते हैं दूसरे पे मेरे बच्चे। सर चाल भी एक अदिश राशि है। तीसरा सर दूरी अदिश राशि है। चौथा सर ऊर्जा अदिश राशि है। पांचवा सर क्या रह गया समय अदिश राशि है। ऐसी बहुत सारी होंगी, ईटीसी समझता है, एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ओके। तो तुमने मुझे अदिश बता दिया। अब आज के बाद अदिश बस इतना ही जानो, अदिश की अब हमें कहीं जरूरत नहीं। अदिशों को जब भी जोड़ना होगा सीधा बीजगणित योग करूंगा। एक और मेरी प्यारी बिंदु लिखेंगे, घड़ी लगाएंगे, मेरी प्यारी
बिंदु। सदिशों पे लाऊंगा आपको, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या बोलती है हमारी प्यारी बिंदु? मेरी प्यारी बिंदु, आ जाओ बेटा। कहाँ गया भाई? ओहो हो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। मेरी प्यारी बिंदु, क्लियर? अब मेरी प्यारी बिंदु क्या बोलती है, सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। पहला, अदिश, अदिशा नहीं अदिश, अदिश राशियों को सीधे सीधे जोड़ा जाता है जैसे हम बीजगणितीय योग करते हैं। जैसे हम बीज गणितीय योग करते हैं, जैसे हम बीज गणितीय योग करते हैं अदिश राशियों को वैसा ही जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझाना चाहोगे सर? बिल्कुल समझाना चाहूंगा। मैंने बोला बेटा 2 किलोग्राम, एक थैली में तू 2 किलोग्राम कुछ लाया और एक और थैली में तूने 3 किलोग्राम कुछ लाया। मैंने कहा ऐसा कर, इसमें भी आम है और इसमें भी आम है, 2 अलग अलग थैली ले जाने से अच्छा है एक बड़ी सी थैली में डाल दे, बड़ी सी थैली में डाल दे। तो तूने बोला सर ठीक है डाल देता हूँ, 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, ये तो हो गया सर 5 किलोग्राम। तूने कैसे योग किया? अरे यार 2 और 3 को सीधा सीधा बीजगणितीय, जैसे हम गणित में जोड़ते हैं वैसा ही तो जोड़ा है। बीजगणितीय योग समझते हो? जैसे हम मैथमेटिक्स में जोड़ते घटाते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे जोड़ते हो? 1 + 1 2, 12 + 12 24। तुमने क्या कोई अलग से नियम लगाए क्या? तुमने कोई तरबूज के नियम लगाए क्या? इसका मतलब हम जैसे बीजगणितीय योग करते हैं, आज के बाद अदिश राशियों को भी हम सीधा जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? सीधा जोड़ देंगे। बहुत सुंदर बेटा। तो तुमने बड़ी थैली बनाई, अब तुम्हारे पास कुल आम हो गए 5 किलोग्राम, एक ही थैली में ले गए तो भाई 5 किलोग्राम हो गए, खत्म। तो ये है उदाहरण कि अदिश राशियों को बिल्कुल सीधे सीधे जोड़ा जाएगा। इसमें हम जैसे हम बीजगणितीय योग करते हैं, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर बेटा आपका अदिश राशियां खत्म होता है। तो अदिश राशियां में मैंने आपको समझाया, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है और जिनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा चलिए बेटा, अदिश राशि जैसे ही आपने सीखी, अब आ जाते हैं बेटा सदिश राशियों पर। सदिश राशियों की कहानी बताऊं बेटा, तो परिमाण भी होता है। अब परिमाण समझ गए तुम? परिमाण मतलब कितना? अब बार बार परिमाण का मतलब नहीं बताऊंगा मैं, शब्दों का जैसे इस्तेमाल होगा वही मतलब बता दूंगा। तो ये परिमाण होता है दिशा की आवश्यकता होती है। अब बच्चे जो होते हैं ना, वो सिर्फ इतना पढ़ के आते हैं कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, नहीं, जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, परिभाषा अधूरी है, जान लो तो पूरा लो। तो सही तो है, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ परिमाण था, दिशा नहीं थी। तो अदिश थी, अदिश, अदिश बिना दिशा, दिश मतलब दिशा, अदिश बिना दिशा के, सदिश नाम से समझ, सदिश स मतलब साथ, सहित, दिशा दिशा के सहित। तो परिमाण भी है, दिशा भी है, तो सर सही तो है परिभाषा। लेकिन एक चीज छूट गई मेरे बच्चे, और वो ये त्रिभुज के योग नियम की पालना भी करेगा। त्रिभुज के विशेष नियम लिख दो, विशेष नियम, इसको हम नाम देंगे सदिश योग नियम। त्रिभुज के विशेष नियम, जिसको हम नाम देंगे सदिश योग नियम की पालना करता है। अब ये परिभाषा पूरी है। तो अगर मुझे किसी राशि को सदिशों में डालना है तो मैं उसको बोलूंगा, मैंने जैसे 2 को उठाया, मैंने बोला मैं इससे बातें कर रहा हूं 2 से। मैंने कहा तेरे पास परिमाण है क्या? बोले है। तेरे पास दिशा है क्या? है। तू त्रिभुज के योग नियम की पालना करेगा क्या? करूंगा। मैंने कहा चल फिर सदिश में आ जा। तो तू सदिश में आ जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए बेटा, बात भेजे में उतरनी चाहिए। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो मैंने आपको बहुत क्लियर अंतर बताए हैं। सिर्फ ये 2 परिभाषा या सिर्फ ये 2 पॉइंट बोल देने से काम नहीं चलता कि ये सदिश राशि है। सदिश राशि के लिए वह भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का जिसको आप सदिश टोकरी से उठा के सदिश वाली टोकरी में डाल रहे हो, ये सुनिश्चित कर लेना कि वह त्रिभुज के योग नियम की पालना करता भी है कि नहीं करता। इसका एक अपवाद बताऊंगा बेटा, एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है? वो अलग ही है। वो परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी वो सदिश नहीं है, इसलिए क्योंकि वो विशेष योग नियम की पालना नहीं करता। चलिए बेटा, तो अब सदिश राशियां आ जाइए, आगे आ जाइए। तो ये तो हमने दिशा के बारे में, ये पन्ना तो हमारा केवल परिमाण और दिशा समझाने में गया। देखो आप कैसे लिखोगे? भौतिक राशियां, आदेश लिख दी, सदिश लिख दी, आदेश लिख दी, सदिश लिख दी। उसके बाद ये पन्ना है हमारा एक्स्ट्रा, मतलब समझाने के लिए। उसके बाद हम आगे सीधे अदिश राशियों के उदाहरण पे, और उस पर यहाँ पर लिख दिया। अब आ जाते हैं बेटा सदिश राशियां। सदिश राशियां उदाहरण। तो तुमने मुझे बोला सर वेग, मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा तुमने बोला सर विस्थापन, तुमने बोला सर संवेग, तुमने बोला सर बल, तुमने बोला सर बलाघूर्ण, जिसको हम बोलते हैं टाउ 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 टॉर्क। अरे टॉर्क जिसको हम बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं? टाउ। टाउ वो वाला टाउ नहीं जिसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ टाउ, ठीक है। तो इत्यादि लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई बेटा सदिश राशियों की। अब बात करते हैं मेरी प्यारी बिंदु में। यहाँ पर लगाएंगे मेरी प्यारी बिंदु।
मेरी प्यारी बिंदु मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस पूरी फिजिक्स के अंदर मैं आपको बहुत सारी मेरी प्यारी बिंदु लिखाऊंगा। इसका मतलब है सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाएंगे। आ जाइए बेटा, क्या है हमारी प्यारी बिंदु, लेकिन पहले इसको आगे हाईलाइट कर लेते हैं। इसको हाईलाइट कर लेते हैं मेरी प्यारी बिंदु को। आइए बेटा, पहला देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अदिश राशियों को सीधे सीधे जोड़ा जाता है, जैसे हम बीजगणित योग करते हैं। लेकिन क्या लिखोगे, सदिश राशियों को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, जैसे हम बीजगणितीय योग करते हैं। इनको जोड़ने के लिए लिखो, इनको जोड़ने के लिए हमें त्रिभुज का योग नियम लगाना पड़ेगा। त्रिभुज का योग नियम लगाना पड़ेगा। इन्हें जोड़ने के लिए हमें त्रिभुज का योग नियम लगाना पड़ेगा। उदाहरण, मैंने बोला बेटा थोड़ी देर के लिए कि एक आदमी है, वो 3 मीटर गया, कोई बात नहीं, अभी समझ में जितना आ जाए उतना समझो, है ना। 3 मीटर गया और 4 मीटर वो इधर गया, ध्यान से समझा। तो मैंने कहा बता इसका विस्थापन। तो तुम दूरी तो बता सकते हो, क्योंकि बेटा दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। तो दूरी अदिश राशि है, तो क्या करोगे, सीधा सीधा जोड़ दो। तो मान लीजिए मैं हूं, पहले मैं 3 मीटर गया, फिर मैं 4 मीटर गया, कुल दूरी 7 मीटर। 3 + 4 बीजगणितीय योग कर ले, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है और हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे दूरी निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे विस्थापन निकाल। तो विस्थापन बोलेगा सर विस्थापन तो ये रहा, और अगर ये विस्थापन है तो फिर बेटा इसका सदिश योग करना पड़ेगा, और ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो कितना आएगा विस्थापन, सर विस्थापन आएगा √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, √25, विस्थापन आया 5 मीटर। तो विस्थापन तेरा कितना आ गया, 5 मीटर। 3 और 4 जोड़ के तू 7 नहीं ला पाया, क्योंकि तूने त्रिभुज का नियम लगाया है, त्रिभुज का एक विशेष नियम लगाया है। क्यों, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो कुछ राशियों को हम इस तरीके से जोड़ते हैं बेटा। सदिश चैप्टर का पर्पस यही है, सदिश चैप्टर का मतलब यही है कि हम इस चैप्टर में ना बेटा डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे सदिश भौतिक राशियों को। जो भौतिक राशियां सदिश हैं, मतलब जैसे बल हुआ, विस्थापन हुआ, संवेग हुआ, इनको हम सदिश रूप से ऐड करेंगे। हम इनको सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते बेटा। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोलिए यार इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर इतनी बात क्लियर है बेटा, समझ में आया। उदाहरण यहाँ पे भी दे दिया, देखो अदिश राशि, देखो कितना बढ़िया फॉर्मेट है। अदिश राशियां, सदिश राशियां, महत्वपूर्ण बिंदु या मेरी प्यारी बिंदु। इससे पहले हम एक एक्स्ट्रा चर्चा, जिसको हमने जनरल ज्ञान बोला है, सामान्य ज्ञान, और उसके बाद उससे पहले हमने टोकरी वाला चीज पढ़ी। तो अदिश क्या है, सदिश क्या है, टोकरी, और हम पढ़ रहे थे भौतिक राशियां। कहानी रिवाइज करवा रहा हूँ, इससे पहले कुछ भी नहीं है। देखो चीजें समझ में आई। अब मेरा मेन हेडिंग है बेटा सदिश राशियां, लेकिन आपको एक बढ़िया जादू सिखाता हूँ। तो परिभाषा याद है कि सदिश की, मेरे साथ बोलो क्या है। सदिश राशियां ना वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, और वह त्रिभुज के सदिश योग नियम की पालना भी करती हैं। ऐसी सभी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं मेरे बच्चे। समझ में नहीं आ रही बात? अरे बोल दो यार, अरे बोल दो बेटा। चले तो ठीक है। तो आइए सर, जब आपने हमें इतना सिखा दिया, तब हम आपको एक बढ़िया सा गिफ्ट देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बढ़िया, वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी वेरी गुड। एक रिजल्ट भी है, मतलब एक पॉइंट है जिसमें तो किसी को उलझा सकते हो, पर मैं तुम्हें समझाता हूं और तुम उसको दिमाग में रखना। मैंने कहा बेटा विद्युत धारा, अरे करंट है ना, करंट, विद्युत धारा। मैंने आपसे पूछा बताइए विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि? मैंने आपसे पूछा कि ये जो विद्युत धारा है ये क्या है, ये सदिश है कि अदिश है? क्वेश्चन मार्क। अब तुम कंफ्यूज हो गए। तुमने कहा सर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा बोल। मैंने कहा सर ये चालक तार है, ये चालक तार है, इसमें सर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इतनी बात पता है आपको, छोटे बच्चे नहीं हो तो जेई देने वाले 1 साल बाद। विद्युत धारा बेटा ये रही, मान लेते हैं 5 एम्पियर की धारा है किसी चालक तार में। ये है बेटा मेरा चालक तार। क्या है ये? चालक तार। ये चालक तार है और इस चालक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने कहा बता ये सदिश है कि अदिश? तुमने दिमाग लगाया कि सर देखो परिमाण भी है, कितनी धारा बह रही है? 5 परिमाण है, बिल्कुल है। सर दिशा भी है, बिल्कुल है। तो सर ये अदिश तो नहीं होगी, ऐसा आप बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सर ये सदिश तो नहीं, अदिश तो नहीं होगी। मैंने कहा बात तो तेरी सही है। तो सर हो सकता है ये सदिश, लेकिन बेटा ये सदिश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिशा भी है, परिमाण भी है। देखो परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन बेटा ये जो विद्युत धारा है ना, ये त्रिभुज के योग नियम की पालना नहीं करती। और मैंने बोला है अगर किसी राशि को सदिश होना है ना, तो तीनों नियमों की पालना होनी चाहिए बराबर से, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा। इनमें से कोई भी रूल टूटा, इनमें से कोई भी नियम टूटा, सदिश मत बोल देना। सदिश के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ये तो होनी चाहिए भैया।
अब विद्युत धारा वाली जो चीज है वो सब कुछ है, परिमाण भी है, दिशा भी है, बट त्रिभुज के योग नियम की या त्रिभुज के नियम की पालना नहीं करता, नियम की पालना नहीं करता। अर्थात विद्युत धारा, धारा आई, अरे धारा आई से दिखाते हैं ना इसको, एम्पियर, एम्पियर मात्रा होता है, आई सदिश तो नहीं है, सदिश तो नहीं है, तो फिर क्या है सर? सदिश नहीं है तो एक ही बचा आदेश, लेकिन आदेश के लिए भी कंडीशन है। आदेश बोलता है कि मेरे को दिशा नहीं चाहिए, मेरे को केवल परिमाण चाहिए, दिशा भी है परिमाण भी है। आदेश बोलता है दिशा मत चाहिए, मेरे को परिमाण चाहिए, लेकिन इसके पास तो परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये तो सर आदेश में भी नहीं डाल सकता। फिर एक और नई राशि निकल के आती है, लेकिन सिर्फ वो काम की नहीं है, पर आपको मैं बता दूं बेटा, उसका नाम है प्रदेश राशि। क्या नाम है? प्रदेश, प्रदेश, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी, प्रदेश। आप सुन, कहानी सुनना। अच्छा बेटा, सदिश को मैं जैसे सदिश कर रहा हूँ, सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। और अदिश को बोलते हैं बेटा स्केलर, स्केलर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है स्केलर, ठीक है। तो सदिश को बोलते हैं स्केलर, सॉरी, सदिश को बोलते हैं वेक्टर, अदिश को बोलते हैं स्केलर और प्रदिश को बोलते हैं टेंसर। तो बेटा जो धारा होती है ना, वो टेंसर क्वांटिटी होती है। द मोस्ट करेक्टेड ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ऑप्शन। अच्छा सर, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं सर हमारे पास सवाल आया, धारा कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, धारा कौन सी राशि है। मैंने ए ऑप्शन दिया सदिश, बी ऑप्शन दिया आदेश, बस दो ही ऑप्शन, और एक जगह और ऑप्शन दे दिया मैंने, सदिश, आदेश और प्रदेश। अब सुन कहानी, अगर तेरे पास ये ऑप्शन आते हैं, प्रदेश गायब है, प्रदेश नहीं है, तब तुझे मजबूरी में अदिश टिक करके आना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत धारा को अदिश भी मान लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? मान लेते हैं, इस पे तुम मुझसे झगड़ा मत करना है सर, अभी तो आपने प्रदेश बताया था, अब आप अदिश बता रहे हो। द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन तो प्रदेश है। अगर तीनों में से तीनों ऑप्शन प्रेजेंट रहेंगे तो मैं द मोस्ट करेक्टेड ऑप्शन डालूंगा, जो सबसे ज्यादा उत्तम आंसर होगा वो प्रदेश होगा। लेकिन जब प्रदेश ही नहीं है ऑप्शन में, तो सदिश तो यह होने से रही, सदिश तो यह है नहीं, तो फिर मैं आंसर डालूंगा अदिश। क्या डालूंगा बेटा? अदिश। तो विद्युत धारा अदिश भी मान सकते हैं। तो आपके पास दो चीजें, विद्युत धारा प्रदेश में भी आ सकती है, अदिश में भी आ सकती है, परंतु सदिश में मत डाल देना मेरे बच्चे। क्लियर? तो ये पन्ना बहुत बढ़िया सा आपका एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे खत्म होता है। आपको आई थिंक समझ में आया होगा बेटा, ये सवाल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि धारा कौन सी राशि है। अगर ये ऑप्शन का सेट रहता है तो अदिश डालेंगे, और ये ऑप्शन का सेट रहता है तो प्रदेश डालेंगे, क्योंकि प्रदेश राशि एक नई तरीके की राशि है जो अदिश में भी फिट नहीं बैठती, जो सदिश में भी फिट नहीं बैठती, वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। अब आपका सर इसमें कुछ अधूरा रह गया, कुछ छूट गया। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं बताता हूँ। सर आपने ये तो बता दिया कि ये सदिश नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज के योग नियम की पालना नहीं कर रहा, वो समझा दो क्यों नहीं कर रहा, बस यही तो समझाना बाकी रह गया। तो सुन, मैंने कहा देख, तेरे पास 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तेरे पास 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, होने दो सर। और मैंने कहा यहाँ से 2 रास्ते हैं, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। इसमें मैंने कहा 5 एम्पियर की आई तो 2 एम्पियर की इधर चली गई, तो मैंने कहा बता इधर कितनी गई। मैंने तुमसे पूछा कि बता इधर कितनी गई, तो तू बोलेगा सर 5 एम्पियर आई, 2 चली गई, तो इधर कितनी गई। कॉमन सेंस, 3 एम्पियर की धारा गई होगी, सब बच्चों ने बोला 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो तुमने 5 में से 2 घटा के सीधा 3 लिख दिया। क्या तुमने सदिश नियम की पालना की? ना, सदिश योग नियम की पालना नहीं करी बच्चे। तूने कोई ये कोण मान ले 90 डिग्री का है, तूने कोण 90 डिग्री का है, क्या तूने इसको सदिश योग लगा के जोड़ा? क्या तूने संपूर्ण त्रिभुज का योग नियम लगा के जोड़ा, जैसे अभी हमने जोड़ा था 3, 4 का 5 बताया था स्थापन में त्रिभुज वाले में? नहीं जोड़ा। इसका मतलब तुमने त्रिभुज के योग नियम की पालना नहीं की। जरूरत नहीं होती बेटा विद्युत धारा में 5 आई 2 गई 3 इधर, इसका मतलब सर ये सदिश योग नियम की पालना नहीं करता, इसका मतलब ये सदिश नहीं है। तो ये अदिश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिशा है, अदिश में दिशा नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको प्रदिश में डाल देते हैं। लेकिन अगर प्रदिश ऑप्शन ही नहीं है तो फिर अदिश में जाएगा, लेकिन सदिश नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो बेटा, बहुत अच्छी चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, मजा आ जाएगा वास्तव में मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये कहानी है अदिश सदिश की। तो अब मैंने आपको सदिश समझा दिया, अदिश समझा दिया, क्या होता है, कौन क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। तो अब जान लेते हैं सर। तो अब तुम टोकरी लेके आए मेरे पास, तुम क्या लेके आए बेटा मेरे पास? टोकरी। कहाँ है हमारी वो टोकरी? ये। तो तुमने वही संख्या में रखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा 10 भौतिक राशियां हैं, इसमें तुम्हें 2 टोकरियों में गिराना है इसको। एक टोकरी है अदिश की और एक टोकरी है सदिश की। तो तू क्या करेगा सर? मान लेते हैं बेटा, अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं 1 नंबर की जो गेंद है या 1 नंबर की जो है वो द्रव्यमान है, ध्यान से सुन ले। 3 नंबर की जो है वो समय है, 5 नंबर की जो है वो बल है, सॉरी बल नहीं, चाल है,
7 नंबर की है वो है तेरी दूरी, और 9 नंबर की है वो है तेरा जड़त्व आघूर्ण। ऐसे ही बेटा 2 नंबर की जो गेंद है वो तेरी बल है, 4 नंबर की जो गेंद है वो तेरी विस्थापन है, 6 नंबर की जो गेंद है वो वेग है, 8 नंबर की जो गेंद है बेटा वो तेरी बल हो गया, संवेग है, संवेग। और 10 नंबर की जो मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे आघूर्ण ले लो, द्विध्रुव आघूर्ण। अब मैंने बोला बता किसको किस में डालेगा, तो सर ये सभी सदिश हैं, ये सभी अदिश हैं। अदिश वाली टोकरी में बॉल जाएगी 1 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की, 7 नंबर की, 9 नंबर की। और अदिश वाली में, सदिश वाली में जाएगी सर 2, 4, 6, 8, 10। देखो ना सर हमने बांट दिया, कुछ को अदिश में डाला, कुछ को सदिश में डाला। कौन किसको अदिश में डाला, किसको सदिश में डाला, ये मैंने पहले परखा, पूरा चेक किया कि भैया 1 3, मैंने परखा पूरा क्या कि तेरे पास परिमाण है, दिशा जरूरत नहीं है, आजा भैया अदिश में, तेरे पास ये है चार सदिश में। ठीक है, तो इस तरीके से ये भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को कैटेगराइज करते हैं अदिश और सदिश। अब हमारा जो काम है ये नहीं पढ़ना, अब हमें पढ़ना है सदिश। अब लगाइए हेडिंग सदिश। तो सर इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले कहानियां चल रही थी, एक बेस तैयार करके दिया, एक फाउंडेशन तैयार करके दिया सदिश का। अब सदिश हमने जान ली कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण होता है, दिशा होती है और सदिश योग नियम की पालना करती हैं, वे सभी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। क्लियर है? तो अब सदिश है तो उससे सदिशों के प्रकार भी होंगे, तो अगली हेडिंग सदिश लिख लिया, सदिश के बाद पूरा समझा दिया, अब अगली हेडिंग लगाएंगे सदिशों के प्रकार। अच्छा बेटा एक बात और बता दूं, अपने नोट्स बनाते रहना, हम आपको नोट्स देंगे, डोंट वरी, हम आपको स्लाइड्स भी भेजेंगे, नो डोंट वरी, ये भी जाएगा आपके पास, नोट्स भी जा रहे होंगे आपके पास, लेकिन बेटा जो खुद के नोट्स होते हैं ना उसकी तुलना नहीं होती। आप अपने हाथों से भी नोट्स बनाना, तो कॉपी लेके बैठो, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही कि लेटे लेटे आराम से देख रहे हो, वाह क्या सीन है ना, ये पढ़ाई चल रही है, ये जेई की तैयारी चल रही है। कॉपी लेके बैठिए, कलम लेके बैठिए, और जितना प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस लिख के करिए, नोटबुक तो बनानी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए बेटा, है ना, देखो चीजें मानी है कि चीजें बदली है, टेक्नोलॉजी आई है, जमाना बदला है, लेकिन इतना भी मत बदल देना कि अपनी कलम छूना हो, तो क्योंकि कलम नहीं छू पाओगे दिमाग नहीं चला पाओगे, बिल्कुल सत्य बात है। कलम तो छूनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जेई की परीक्षा में सवाल हल करोगे तो सवाल हल करने के लिए कलम चलानी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस छूट जाएगी तुम्हारी मेरे बच्चे, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतने भी आलसी मत हो जाना, इतने भी डिपेंड मत हो जाना, अरे सर तो नोट्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बेटा खुद के नोट्सों की ना तुलना नहीं होती कभी जीवन में, खुद के नोट्स होते हैं। क्या चलिए आप समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे सदिशों के प्रकार। हेडिंग लगाओ पहले, सदिशों के प्रकार लगाओ हेडिंग, और उसमें सबसे पहले हेडिंग लगेगा समांतर सदिश। सबसे पहले हेडिंग लगेगी बेटा समांतर सदिश। क्या होता है समांतर सदिश? अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि सदिश को मैंने बोला था ना वेक्टर्स बोलते हैं, समांतर मतलब पैरेलल, समांतर मतलब पैरेलल। ठीक है सर, अब इसको डायग्राम से समझा दो। ठीक है, आप सुनना बेटा, सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूँ समांतर सदिश, सदिशों के प्रकार, उसके बाद आपको समझाऊंगा सदिशों का निरूपण। तो सुन लीजिए बेटा, समांतर सदिश की मैं बात कर रहा हूँ, समांतर सदिश अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतने भी छोटे बच्चे नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मान सकते हो। मैंने बोला कि सदिश को तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तीर के निशान के द्वारा। ठीक है, तो यह है तुम्हारा एक सदिश, इस तीर की जो लंबाई है ये होता है परिमाण। सदिश पढ़ रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं हम उन्हीं भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे जिन जो सदिश है, अर्थात हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, और सदिश योग नियम की पालना भी करता है, त्रिभुज के नियम की पालना भी करता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सदिश दे रखा है आपको, तीर के निशान से व्यक्त करते हैं। ये जो रेखाखंड की जो लंबाई है ना बेटा, इसकी जो लंबाई है ये है परिमाण, और दिशा जो तीर की दिशा आपको दिख रही है वो तीर की दिशा है, ऐसे सदिश को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी आपके पास एक सदिश है ए सदिश, और आपके पास एक और सदिश है, सॉरी एक और सदिश है आपके पास बी सदिश। कौन सा सदिश? बी सदिश। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, इसको अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा ना गड़बड़ सा बन गया। मान लेते हैं सर ये सदिश है ए सदिश, तो ए लिख दिया, तीर का निशान बना दिया, ए सदिश है। ये एक और सदिश है बेटा बी सदिश। क्या ये दोनों सदिश समांतर हैं? क्या ये दोनों सदिश समांतर हैं? देखो ना, अरे यार एक ही दिशा में है ना, तो कोई भी दो सदिश अगर समान दिशा में होते हैं तो ऐसे सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं। आओ बेटा परिभाषा पे, कोई भी दो सदिश, कोई भी दो सदिश, कोई भी दो सदिश समान दिशा में हो तो ऐसे सदिश, तो ऐसे सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं। कोण की बात कर लेते हैं। समांतर सदिश अगर है, कोई दो सदिश अगर समांतर सदिश हैं तो इनमें कोण जो होगा वो 0 डिग्री होता है। दो समांतर सदिशों के मध्य कोण 0 होता है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो अच्छे से, दो
दो समांतर सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री होता है। दो समांतर सदिशों के मध्य जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। एक मिनट बेटा, क्लियर है बात? चलें आगे। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए। तो ये दो सदिश समांतर सदिश है। ठीक है, तो आप चाहो तो अच्छा, ये हो गया समांतर सदिश। तो परिभाषा खत्म, मतलब इसमें क्या समझो, बस ठीक है कि कोई भी दो सदिश अगर समान दिशा में है, कोई भी दो सदिश अगर समान दिशा में है, देखो ना दिशा समान है, परिमाण समान हो या नहीं हो इसे मतलब नहीं है मेरे को। यहाँ चाहो तो लिख लो एक ऑनलाइन, लिख लो इसको भी लिख लो। परिमाण अलग अलग हो सकता है, ऐसे सभी सदिश समान सदिश के समांतर सदिश कहलाते हैं। देखो ना, ये वाला तीर का निशान बड़ा है, ये वाला तीर का निशान छोटा है। तीर का निशान की जो लंबाई है बेटा वही तो परिमाण है। तो इसकी लंबाई ज्यादा, इसका परिमाण बड़ा, इसकी लंबाई कम, इसकी परिमाण छोटा। तो परिमाण अलग अलग हो सकते हैं परंतु दोनों की दिशाएं समान है, अर्थात ये दोनों समांतर सदिश है। और बेटा कोई भी दो रेखाएं अगर एक ही दिशा में होती है तो उनके मध्य कोण 0 डिग्री होता है, वही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा मैंने। तो ये कहानी थी बेटा समांतर सदिश की। चलें आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा समान सदिशों की। अगली हेडिंग लगाएंगे समान सदिश। इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। सदिशों के प्रकार चल रहे हैं, पहला प्रकार मैंने खत्म करवा दिया आपका, ये रहा पहला प्रकार। अब लगाओ हेडिंग दूसरा प्रकार समान सदिश, लगाओ। तो दूसरा है बेटा समान सदिश। कौन से दो सदिश समान सदिश कहलाएंगे? मैंने बोला बेटा एक सदिश है ए सदिश, एक सदिश है ए सदिश, है ना, और एक और सदिश है ठीक बिल्कुल समान लंबाई का, बिल्कुल हूबहू समान लंबाई का। इसमें मैं बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा पॉइंट, दिल खुश हो जाएगा यार। आपने बहुत ऐसी चीजें पढ़ी नहीं होंगी आपने, मैं यकीन से कह सकता हूँ। यह है बेटा बी सदिश। तो समान सदिश क्या होते हैं? वो समांतर में परिमाण बराबर हो ये जरूरी नहीं है, बस दिशा समान होनी चाहिए, दिशा एक ही होनी चाहिए समांतर है। लेकिन समान सदिश में तो दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे समान सदिश होने के लिए, समान सदिश होने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों समान होने चाहिए। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनना। दिशा समान सदिश होने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों समान होने चाहिए, दिशा तथा परिमाण दोनों समान होने चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, तो सर परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है, इसका मतलब सर क्या मैं इसको ए सदिश जो है वो बराबर लिख सकता हूँ बी सदिश के? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि बेटा देख सदिश का मतलब है परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो परिमाण भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, तो पूरे दोनों सदिश आपस में बिल्कुल बराबर है। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास आप आए या आप क्या आओगे, मैं ही आपके पास आया, मैंने कहा ठीक है पक्की बात है, ये सीख लिया तुमने, अब उठ जाऊंगा। सर यार आप पढ़ा तो देते हो लेकिन फिर आप उलझाए बिना नहीं रहते हमें। सुन ठीक है, बात तुम्हारी मैंने मान ली कि समान सदिश होने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों समान होने चाहिए। अच्छा एक और पॉइंट लिख सकते हो क्या कि दो समान सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री होता है, वही 0 डिग्री का कोण है ना। दो समान सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, खैर ये तो रट लेना, इसमें कुछ है नहीं। अब मैंने आपको बोला अच्छा उदाहरण सुन, मैंने कहा कि 5 न्यूटन का बल है, एक बल है बेटा 5 न्यूटन का, और उतने ही समान लेकिन 5 मीटर पर सेकंड की एक चाल है या रफ्तार है, जो भी है, मैंने वेग दे रखा है। एक मैंने बल दे रखा है, ये बल है, ये वेग है, क्या ये दोनों समान सदिश कहलाएंगे? तुमने बोला सर रुक जाओ कुछ तो गड़बड़ है। परिभाषा के हिसाब से तो आपने बोला कि दिशा और परिमाण समान है, दोनों की दिशा समान है, क्या दोनों का परिमाण भी समान है 5 और 5, लेकिन फिर भी ये समान सदिश नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बल दिखा रहा है, एक वेग दिखा रहा है। समान सदिश होने के लिए दोनों भौतिक राशियां समान होनी जरूरी है। लिखो अगला पॉइंट, ये समान सदिश नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि समान सदिश होने के लिए, लिख लो यहां लिख लो, समान सदिश होने के लिए दोनों भौतिक राशियां
समान होनी चाहिए। दोनों भौतिक राशियां समान होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? कहानी समझ में आ गई? तो मैंने आपको समांतर सदिश समझाया, मैंने आपको समान सदिश समझाया, लेकिन समान सदिश में आपने एक और चीज मुझसे सीख ली, और वो ये कि अगर कोई भी दो सदिश समान सदिश होने हैं ना, तो बेटा ये नहीं कि परिमाण और दिशा ही समान हो, ये भी जरूरी है कि दोनों भौतिक राशियों में भी समान होनी चाहिए। बेटा अब अगली क्लास में मैं आपको प्रति समांतर से शुरू करूंगा। पहले फिर प्रति समांतर पढ़ाऊंगा, फिर ऋणात्मक पढ़ाऊंगा, फिर आपको सह प्रारंभिक पढ़ाऊंगा, संरेखीय पढ़ाऊंगा, समतलीय पढ़ाऊंगा, संगामी पढ़ाऊंगा, शून्य सदिश पढ़ाऊंगा और एकांक सदिश पढ़ाऊंगा। इतने प्रकार हम पढ़ेंगे। एकांक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में हम ये कवर करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है बेटा क्विज का। तो आइए बेटा सबसे पहले खत्म करते हैं क्विज को। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। अब कर सकते हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, छोटे बच्चे नहीं हो। 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर किसी पर कार्यरत है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक कण का विस्थापन 12 मीटर पूर्व की ओर तथा 5 मीटर उत्तर की ओर है तथा 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर है। वही सवाल है बेटा दिशाओं वाला, बारिश कहाँ हो रही है, 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों में जा रहा है। आपको इन विस्थापनों का योग, विस्थापन एक सदिश राशि है इसलिए सदिश योग करोगे, सीधा सीधा मत जोड़ देना। चलिए आइए बेटा, तो 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से, तो सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। यह एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, यह है मूल बिंदु। अक्ष आपको मैं समझा चुका हूं, देखो सारी चीजें समझा चुका हूं। अब जो देखो अगले लेक्चर में जो भी पढ़ाऊंगा ना नया, वो पिछले लेक्चरों में कहीं ना कहीं पढ़ाया जा चुका है, ये बात फिक्स है। 5 न्यूटन का बल है बेटा और ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का है, तो लगना भी चाहिए 60 डिग्री, सब फील करते हैं प्रैक्टिकली। 5 न्यूटन का है, 60 डिग्री का कोण है। तो बेटा जब तुम इसके घटक लेते हो, अगर तुम्हें घटक लेने आते हैं तो तुम इधर से एक लंब गिराते हो और इधर से एक लंब गिराते हो। तुम फिर मुझे बोलते हो, फिर तुम मुझे बोलोगे कि सर हमने लंबे से गिराया और ये जो है ना बेटा, ये है हमारा 5 ऊर्ध्वाधर घटक, ये है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक 5 cos 60। जिस अक्ष के साथ घटक लेते हैं बेटा उधर cos थीटा आता है। सिंपल सी चीज है, खैर बाद में समझा दूंगा, अभी के लिए तो जितना समझ में आ रहा है उतना लिख लो, क्योंकि सदिशों को घटकों में तोड़ना मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि 5 न्यूटन एक बल है बेटा और बल एक सदिश राशि है, तो सदिश को घटकों में कैसे तोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना आ जाएगा, 5 cos 60। देखो cos 60 का मान सिखाया ना आपको, रिकॉर्ड में थी, बिल्कुल यार वही चीज है। 5 इंटू cos 60 कितना, cos 60 आधा, 2.5 न्यूटन। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एक कण का विस्थापन है बेटा 12 मीटर। तो देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर मैं इधर बनाऊं, सर ये पूर्व मान लो, सर ये पश्चिम मान लो, सर ये उत्तर मान लो, ये दक्षिण मान लो, ये मूल्य बेटा 5 मीटर, क्या सॉरी 12 मीटर पूर्व में गया, 5 मीटर उत्तर में गया, उत्तर है ना ऊपर। अब वो 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर का मतलब है 6 मीटर, वो यहाँ आ गया। 12 5 और 6, 12 5 और ऊर्ध्वाधर ऊपर का मतलब 6 और मत जोड़ देना ऊपर, कैसा 6 और ऊपर गया। जब 6 ही बोलना होता ऊपर तो ऊर्ध्वाधर ऊपर क्यों बोलते, फिर तो वो बोल देते कि सर उत्तर में गया। सोच के देखना मेरे बच्चे, वो क्यों बोलते फिर, वो क्यों बोलते तेरे से कि 6 मीटर ऊर्ध्वाधर गया, फिर तो वो सीधा सीधा बोल देते ना ये 5 मीटर है ना, और 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर आया, 6 मीटर इधर आया। बेटा बच्चे तू समझ पा रहा है क्या मेरी बातें? तो ये है तेरा विस्थापन, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बेटा तेरा ये है अंतिम स्थिति, ये है प्रारंभिक स्थिति, ये है तेरा विस्थापन। फील लेने वाली बात है, ये है विस्थापन। और इसको कैसे निकालता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बेटा 6 मीटर, अब उधर कैसे बनाऊं इसलिए मैंने इधर बना दिया 6 मीटर, लेकिन यहाँ लिख लो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। अब मैं दिखाऊं कैसे, ऐसे हवा में, इसलिए मजबूरी में इधर बनाना पड़ा। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए बेटा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा एक्स का मान है 12 प्लस वाई का मान है 5 प्लस 6 का मान, जेड का मान है 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे बेटा 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, 169 प्लस 36 6 का स्क्वायर 36, 169 प्लस 36 200 पता नहीं करके देख लेते हैं। विस्थापन सर 144 प्लस 25 प्लस 36, तो बेटा ये आ जाएगा 169 मतलब 70 और 205 आ जाएगा। तो विस्थापन आ जाएगा बेटा अंडर रूट 205। अब बेटा 225 होता, देख एक चीज तो तय है कि सर अब इसका आंसर कैसे लिखेगा, सर अंडर रूट 196 होता तो मैं 14 लिख देता, अंडर रूट 225 होता तो मैं 15 लिख देता। इसका मतलब सर ना ही तो ये 14 है ना ही ये 15 है, ये 14 और 15 के बीच में है। ऑप्शन में आपको एक ही दे रखा है 14.31, यही तरह विस्थापन है। क्लियर है बात? चलिए बेटा, तो आज हमने सदिश सीखा, सदिश क्या होता है, ठीक है, सदिशों को हमने प्रकार सीखे, सदिशों को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। चलिए बेटा, तो
आज हम सदिश सीखे। जाते जाते मुझसे आप होमवर्क लेके जाओगे, होमवर्क करना। सेम ऐसा ही सवाल है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोशिश करना सवाल करने की। ठीक है, चलिए बेटा अगली क्लास में हम सदिश ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो बेटा इतना ही। आशा करता हूँ आपको मजा